वेलकम डियर स्टूडेंट्स। प्रोनाउंसिएशन में आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है PSALM, जिसका मतलब होता है भजन। हम भजन गाते हैं, सुनते हैं। बहुत से लोग इसे बोल देते हैं पसालम। पसालम नहीं, इसमें ना तो हम बोलेंगे P और ना ही हम बोलेंगे L। ये है साम। जी हां, साम। और अगर इसका प्लूरल चाहिए तो हम कहेंगे साम्स। क्यों ना हम एक सेंटेंस लिखें। हमने कहना हो यार मैं भजन सुन रहा था, तो हम कहेंगे आई वॉज लिसनिंग टू LISTENING। आई वॉज लिसनिंग टू, मैं सुन रहा था क्या? भजन। आई वॉज लिसनिंग टू Psalms. Psalms means भजन। नंबर 2, HYMN। देखने में लगता है, बहुत से लोग बोल देते हैं इसे हाइमन। इसका मतलब भी भजन होता है। जी हां, इसका मतलब भी क्या है स्टूडेंट्स? भजन। पर यह हाइमन नहीं है, यह है हिम। इसमें एन को हम नहीं बोलेंगे, नहीं उच्चारेंगे। और इसका प्लूरल है हिम्स। हिम्स मीन्स भजन। तो वही सेंटेंस में हम कह सकते थे आई वॉज लिसनिंग टू हिम्स, मैं भजन सुन रहा था। तो अब बोलकर बताएं ये क्या है? साम। और ये क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? हिम। नंबर 3, COMMENT। कितना आसान सा शब्द है, लेकिन हम बोलते वक्त एक गलती कर देते हैं। आपने देखा होगा लोग इसे कई बार बोल देते हैं कमेंट। जी आपका कमेंट मुझे अच्छा लगा, जी आपका कमेंट मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, आई डोंट लाइक योर कमेंट। इसे ना कमेंट बोलते हैं क। ये क नहीं है, का कहना है आपने, कमेंट। सो कमेंट नहीं, comment. Oh, I liked your comment. Oh, I didn't like your comment. Oh, that's a nice comment. That's a nice comment. Clear? So इसे हमने comment नहीं कहना, का की आवाज निकालनी है comment. Number 4 is POWER, जिसका मतलब शक्ति होता है। जब बिजली भी हम बोल देते हैं, बहुत से लोग इसे आपने सुना होगा बोलते हुए पावर। जी उसके पास बहुत पावर है, पंगा मत ले उससे, बहुत पावर है उसके पास। पावर नहीं कहना मेरे भाई, ये है पावर। पावर नहीं, व नहीं, पावर। पावर। Oh, he has a great power. Oh, he has many powers. उसके पास बहुत शक्तियां हैं। Oh, the power went off. बिजली चली गई। इसी प्रकार TOWER, इसे भी लोग बोल देते हैं टावर। कितना बड़ा टावर है। टावर नहीं डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अ बिग टावर। टावर नहीं, टावर। और FLOWER, जिसका मतलब होता है फूल। तो इसे भी आपने फ्लावर नहीं कहना, क्या कहना है? फ्लावर। दैट्स अ ब्यूटीफुल फ्लावर। I like the flowers. That's a nice flower. That's a fragrant flower. He plucked many flowers. Flowers नहीं। लोग बोल देते हैं कई, जी उसने कई फूल तोड़ लिए। He plucked many flowers. Plucked many flowers नहीं, he plucked many flowers. Number 5, बंदर की इंग्लिश। कई लोग बोल देते हैं मॉन्की। जी मॉन्की आ गया वहां पर। हमने एक मॉन्की देखा। मॉन्की नहीं, मॉ की आवाज नहीं, मंकी। आई सॉ अ मंकी, वी सॉ मैनी monkeys there. Monkey, monkey. And number 6 is BETENOIRE। इसका मतलब पहले आप सुन ले। इसका मतलब होता है वो चीज या वो आदमी, वो इंसान जिसे हम नफरत करते हैं, जिसे हम डिसलाइक करते हैं, पसंद नहीं करते। इसका उच्चारण है बैट नवार। NOIRE को आपने नोआयर नहीं कहना। देखने में लगता है ना नोआयर, नोआयर नहीं, इसमें व की आवाज आएगी। आसान भाषा में बता रहा हूं, बैट नवार, बैट नवार।
किसी के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। मान लीजिए हमने क्या ना, वो आदमी को मैं पसंद नहीं करता, नफरत करता हूं उससे मैं। ही इज माई बैट नोir। कोई नाम लेकर बोल सकते हैं आप। हमने कहना हो, चलो एक सेंटेंस लिख लेते हैं, हमने कहना हो यार चुगली करना मुझे पसंद नहीं, मैं नफरत करता हूं चुगली करने को, तो हम कह सकते हैं बैक बाइटिंग। लिख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, बैक बाइटिंग इज माई बैट नोir। बैक बाइटिंग इज माई बैट नोir। कुछ भी, स्मोकिंग इज माई बैट नोir, ड्रिंकिंग लिकर इज माई बैट नोir। कोई भी ऐसी चीज, कोई इंसान जिससे आप नफरत करते हैं, क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट्स उसे आज के बाद आप? बैट नोir। आओ एक बार करें रिपीट। नंबर 1 साम, नंबर 2 हिम, प्लूरल में साम्स और हिम्स। नंबर 3 कमेंट, आज के बाद कमेंट नहीं, कमेंट। Number 4, paw. Oh, he has a great paw. Number 5, monkey. We saw many monkeys there. Number 6, bat noir. चलते हैं स्टूडेंट्स स्पोकन इंग्लिश सेंटेंसेस की तरफ। हमारा आज का फर्स्ट सेंटेंस है ही इज अ काउच पोटैटो। ओ क्या कहा? पोटैटो। जी हां, पहली बात तो पोटैटो नहीं कहना कभी भी, इसका सही उच्चारण होता है पोटैटो। जो मैं आलू की इंग्लिश बता रहा हूं, इट्स पोटैटो। लेकिन पोटैटो तो हो गया आलू, अब काउच पोटैटो क्या होता है? काउच पोटैटो वो इंसान होता है जो काफी टाइम टेलीविजन देखता है। A person who spends a long time in front of television, a person who spends a lot of time watching television, उसे हम क्या बोल देते हैं? काउच पोटैटो। आजकल के जैसे बच्चे हैं, दे आर बिकमिंग काउच पोटैटोज। आप बोलकर बताएं, जो इंसान बहुत टाइम टेलीविजन देखता है उसे हम क्या कहते हैं? काउच पोटैटो। ही इज अ काउच पोटैटो मीन्स वह वो इंसान है जो काफी टाइम, बहुत समय टेलीविजन के सामने टेलीविजन को देखते हुए बताता है। नंबर 2, he is a mouse potato। इसी से शब्द बन गया माउस पोटैटो। जो आदमी कंप्यूटर पर बहुत टाइम स्पेंड करता है, जी उसे हमने क्या कहना शुरू कर दिया? माउस पोटैटो। क्या आप है माउस पोटैटो? ओके, पता नहीं आपने हां कहा जाना है। सो माउस पोटैटो कौन है? जो कंप्यूटर पर बहुत टाइम स्पेंड करता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड a mouse potato. Number 3, he is a netizen। नेटिजन वो होता है जो इंटरनेट पर बहुत टाइम स्पेंड करता है। आजकल की जनरेशन नेटिजन बन चुकी है। सो नेटिजन्स कौन होते हैं? जो इंसान इंटरनेट पर बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, उन्हें हम क्या बोल देते हैं? नेटिजन। अच्छा, एक चीज यहां पर मैं बता दूं, ये नेटिजन वर्ड असल में दो वर्ड्स को मिलकर बना है, इंटरनेट प्लस सिटीजन। सिटीजन हम एक देश के होते हैं, लेकिन अगर कोई इंटरनेट का सिटीजन हो तो इसका मतलब वो क्या है? नेटिजन। आप समझ गए? सो काउच पोटैटो जो टेलीविजन बहुत देखता है, माउस पोटैटो जो कंप्यूटर पर बहुत बैठता है, कंप्यूटर पर टाइम स्पेंड करता है, नेटिजन का संबंध इंटरनेट से है, जो इंटरनेट पर बहुत टाइम स्पेंड करता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड अ नेटिजन। नंबर 4 इज ही इज माई, क्या लिखा आगे? PAL, पल? जी नहीं, इसे हम कहेंगे पैल। स्टूडेंट्स नोट कर ले, पैल का मतलब होता है फ्रेंड। जी हां, स्पोकन इंग्लिश में दोस्त को हम बोल देते हैं पैल। Oh, he is my pal. He is my best pal. वे मेरा बेस्ट फ्रेंड है। So please लिख लीजिए, pal means friend. Number 5, don't poke your nose into my affairs. Don't poke your nose into my affairs. इसका क्या मतलब? जी इसका मतलब है मेरे मामलों में, मेरे कामों में दखल मत दे। मेरे काम में, मेरे मामलों में पंगे मत ले, दखल मत दे। और हम कई बार हिंदी में से ये भी बोल देते हैं, यार मेरे मामलों में टांग मत अड़ाया कर। टांग अड़ाने की इंग्लिश किसी के दूसरे कामों में, दूसरे के कामों में हम
पोक द नोज बोल देते हैं, यार वो मेरे काम में टांग अड़ा रहा है, ही इज पोकिंग हिज नोज, ही इज पोकिंग हिज नोज इनटू माय वर्क, ही इज पोकिंग हिज नोज इनटू माय अफेयर्स। तू मेरे काम में दखल क्यों दे रहा है, तू मेरे काम में क्यों टांग अड़ा रहा है, व्हाई आर यू पोकिंग योर नोज इनटू माय अफेयर्स, तू मेरे काम में टांग क्यों अड़ा रहा है। अब यहां एक सवाल उठता है जी, टांग की इंग्लिश तो होती है लेग, लेकिन यहां क्या लिखा है नोज, हमने ये क्यों नहीं कहा पोक योर लेग। एक्चुअली हमारी भाषा में हम टांग बोल देते हैं, पर इंग्लिश तो अंग्रेजों के मुताबिक बनेगी ना, उनके कल्चर में वो नोज बोलते हैं। कई स्टूडेंट्स कहेंगे सर ये क्या बात बनी, और बात तो बन गई भाई। अब ये थोड़ी है कि फॉर एग्जाम्पल किसी स्टेट में, मान लीजिए पंजाब में टांग बोलते हो, हरियाणा में कुछ और बोलते हो, बिहार में कुछ और बोलते हो, यूपी में कुछ और बोलते हो, इसका मतलब ये थोड़ी है कि इंग्लिश भी बदलती जाएगी। नो मेरे भाई नो, अंग्रेज कहते हैं हम नोज कहेंगे, आप अपने कल्चर में अपनी भाषा में जो मर्जी कहें, मतलब वही है। सो आज हमने सीखा पोक नोज का मतलब होता है किसी के काम में, पोक नोज आगे लिखेंगे इनटू किसी दूसरे के काम में दखल देनी, पंगे लेना, या आसान भाषा में टांग अड़ानी। सो मेरे काम में टांग मत अड़ा, मेरे काम में पंगे मत ले, डोंट पोक योर नोज इनटू माय अफेयर्स। अच्छा यहां स्टूडेंट्स एक चीज और बता दूं, दखल देने की इंग्लिश आपको आती है इंटरफियर, आप सभी ने सुना है, ये वही चीज है। हम बोलते डोंट इंटरफियर, मेरे काम में इंटरफियर मत कर। लेकिन मैं ये सिर्फ नहीं सिखा रहा आपको, एक चीज और सिखाने जा रहा हूं, और वो है कंपैरेटिव एग्जाम्स में भी आता है, एक शब्द है इंटरवीन। दोनों में फर्क पूछ लेते हैं कई बार, ये भी दखल देना है और ये भी है दखल देना, व्हाट्स द डिफरेंस। ये जो इंटरवीन वर्ड है ये हम पॉजिटिवली यूज करते हैं और ये हम नेगेटिवली यूज करते हैं, मतलब ये भी दखल देना, ये भी दखल देना। इंटरवीन हम अच्छे कामों के लिए यूज करते हैं, मतलब दो, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, दो आपस में आदमी झगड़ रहे हैं, आपस में झगड़ रहे हैं वो, मान लो मैंने कहना हो मैंने दखल दी और उनके झगड़े को खत्म किया। जब हम अच्छे काम के लिए दखल देते हैं तो हम यूज करते हैं इंटरवीन, आई इंटरवीन्ड एंड सेटल्ड देयर डिस्प्यूट, और उनके डिस्प्यूट को सेटल कर दिया। हमने कहना हो यार वे तो लड़ रहे थे आपस में, पुलिस ने दखल दी और उनकी लड़ाई को खत्म किया, पुलिस इंटरवीन्ड, पुलिस इंटरवीन्ड। सो जब हम गलत मंशा से दखलंदाजी करते हैं तो इंटरफियर, और जब हम अच्छे काम के लिए, हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दखल देते हैं, उसे हम बोल देते हैं इंटरवीन। जैसे इंटरफियर से वर्ड बनता है इंटरफिरेंस, उसी प्रकार इंटरवीन से वर्ड बनता है इंटरवेंशन। ये नाउन हो गया, ये था दखल देना, लिख लीजिए इंटरवीन, दखल देना। और ये सिर्फ क्या है, दखल बस। हमने कहना हो थैंक गॉड भाई तेरे दखल के कारण प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, ड्यू टू योर इंटरवेंशन, ड्यू टू योर इंटरवेंशन द प्रॉब्लम हैज बीन सॉल्व्ड, ड्यू टू योर इंटरवेंशन द प्रॉब्लम हैज बीन सॉल्व्ड। सो pal means friend and poke the nose means दखल देना। Number 6 is the food is peppery, बोलकर बताएं क्या है, the food is peppery। जी लिख लीजिए, पेपरी का मतलब होता है तीखा, मिर्चों वाला। हमने कहना हो यार बर्गर में इतनी मिर्च डाल रखी है, बहुत तीखा है भाई, दिस बर्गर इज पेपरी। हम स्पाइसी बोल देते हैं, ठीक है, बट एक वर्ड और नोट कर लीजिए, और वो क्या है, पेपरी। सो पेपर का मतलब आपको पता है मिर्च, जैसे रेड पेपर लाल मिर्च, ब्लैक पेपर काली मिर्च। तो जो फूड पेपरी है इट मींस वह मिर्चों वाला है, मिर्च उसमें और तीखा है बहुत ज्यादा, बहुत स्पाइसी है, पेपरी। नेक्स्ट क्या है, डोंट ओवर टैक्स योरसेल्फ। देखो एक तो टैक्स हम समझते हैं, ओवर टैक्स मींस अधिक, जरूरत से ज्यादा टैक्स डालना किसी पर। जब हम किसी को बोलते हैं डोंट ओवर टैक्स योर बॉडी, डोंट ओवर टैक्स योरसेल्फ, इसका मतलब हम सिंपली ये कह रहे हैं कि भाई क्षमता से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा अपनी बॉडी से काम मत ले।
जितनी बॉडी अलाउ करती है बस उतना काम किया कर, बीमार पड़ जाएगा। अगर तू 10 घंटे काम कर सकता है, ठीक है, तेरी बॉडी अलाउ करती है, पर यार कोई बात बनी, 18-18 घंटे तू काम कर रहा है, बीमार पड़ जाएगा, यू विल फॉल इल, बीमार पड़ जाएगा इतना। डोंट ओवर टैक्स योर बॉडी, डोंट ओवर टैक्स योर सेल्फ। स्पोकन में बोल देते हैं, हम ब्रेन के साथ भी बोल देते हैं, भाई इतना दिमाग का काम मत किया कर, फट जाएगा किसी दिन। अगर तू लगातार 8-10 घंटे पढ़ सकता है, ठीक है, कोई कंप्यूटर का काम है, पर यार ये थोड़ी होता है कि तू आराम भी नहीं करता, 15-15 घंटे लगातार बैठा रहता है। डोंट ओवर टैक्स योर बॉडी, डोंट ओवर टैक्स योर ब्रेन। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया। सो अगर आपने किसी को कहना हो कि यार जरूरत से ज्यादा अपनी बॉडी पर बोझ मत डाल, उससे इतना काम ना ले जितनी की क्षमता से बाहर है, तो हम उसे कहेंगे डोंट ओवर टैक्स योर बॉडी, डोंट ओवर टैक्स योर ब्रेन, या सिंपली हम कह देंगे डोंट ओवर टैक्स। यार इतना ओवर टैक्स मत किया कर अपनी बॉडी को, किसी दिन बीमार पड़ जाएगा और सारा काम खड़ जाएगा। आई थिंक इट्स क्लियर। नंबर 8, इट्स नो ग्रेट शेक्स। क्या होगा इसका मतलब? ये हम तब यूज करते हैं जब हमने कहना हो यार ये इतनी हिला देने वाली चीज नहीं है। शेक का मतलब हिलना हिलाना होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए मेरे से किसी ने कहा यार क्रिकेट में ना उसकी बैटिंग बहुत अच्छी है, तू देखना एक दिन। मैंने उसकी बैटिंग देखी और देखने के बाद मान लीजिए मैंने कहना हो यार ये बैटिंग साधारण सी बैटिंग है, इतनी आप जैसे कह रहे थे बड़ी अच्छी बैटिंग है, ऐसे बैटिंग है, यार इतनी कोई खास बैटिंग तो मुझे लगी नहीं इसमें। Oh, it's no great shakes. His batting is no great shakes. His performance is no great shakes. हमने कहना हो यार तू कह रहा था उसका इतना अच्छा गाना आया है, सुनकर देख, तू मंत्रमुग्ध हो जाएगा उसके गाने से। और मैंने गाना सुना और गाना सुनने के बाद मुझे लगा यार इतना अच्छा नहीं है गाना, तू बोल रहा था इतना अच्छा है गाना, तो हम क्या कहेंगे, मैं क्या कहूंगा, oh this song is no great shakes, this song is no great shakes। अच्छा इसका ऑपोजिट अगर हमने कहना हो भाई यार ये तो बहुत अच्छी चीज है, हिला देने वाली चीज है, क्या बात है, oh it's great shakes, oh देख यार उसकी बैटिंग, his batting is great shakes, उसकी परफॉर्मेंस देख कैसी लगी परफॉर्मेंस, oh great shakes। और अगर कोई चीज इतनी अच्छी ना हो तो हम उसे कहेंगे it's no great shakes। So food is peppery means तीखा मिर्च वाला। Don't overtax yourself। ये आपको समझ में आ गया, जरूरत से ज्यादा शरीर पर या बॉडी पार्ट पर ज्यादा बोझ डालना। It's no great shakes, इतना अच्छा नहीं है, It's no great shakes, इतनी कोई अच्छी चीज नहीं है। Oh, his performance is no great shakes। स्टूडेंट्स अब चलते हैं हम स्ट्रक्चर पर। अगर हमने ये कहना हो जब गाना गाने की बात आती है वह हमेशा तैयार रहता है। जब हमने कहना हो जब इस काम करने की बात आती है, इस काम को करने की बात आती है, जब नाचने की बात आती है वो नंबर 1 है। जब मेरी मदद करने की बात आती है यार वो तो कोरा जवाब दे देता है। जब ये काम करने की बात आती है, जब वो काम करने की बात आती है, ये हम अक्सर बोलते हैं। तो इसे स्पोकन इंग्लिश में कैसे कहेंगे? तो उसके लिए एक बड़ा अच्छा सा एक्सप्रेशन है और उसका नाम है व्हेन इट कम्स टू। लेकिन इसकी एक स्पेशलिटी है स्टूडेंट्स, स्पेशलिटी नहीं कहना, क्या कहना है, स्पेशलिटी। वो ये है, वैसे तो टू के बाद हम फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, लेकिन when it comes to में टू के बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लिखना है और बोलना है। सो जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, एक स्ट्रक्चर है with a view to, के इरादे से, वहां भी टू के बाद हमने ing लिखी थी। ये दोनों स्ट्रक्चर्स आप याद कर लें, with a view to और when it comes to। इन दोनों के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लिखते हैं। सो जब गाना गाने की बात आती है, गाने की इंग्लिश सिंग, लेकिन यहां हम लिखेंगे सिंगिंग। तो नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, व्हेन इट कम्स टू सिंगिंग अ सॉन्ग,
अगर सिंगुलर कहना है तो अ सॉन्ग, जब एक गाना गाने की बात आती है वह हमेशा तैयार रहता है। चलो स्पोकन इंग्लिश में हम सीधा लिख लेते हैं, ही इज ऑलवेज रेडी। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ही इज ऑलवेज रेडी। सो यहां ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपने कभी भी ये नहीं कहना व्हेन इट कम्स टू सिंग अ सॉन्ग, रॉन्ग। कंपटीशन में बहुत पूछते हैं, व्हेन इट कम्स टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, व्हेन इट कम्स टू सिंगिंग अ सॉन्ग और इज ऑलवेज रेडी। अच्छा अगर पास्ट आ जाए, हमने कहना यार जब गाना गाने की बात आती थी वो तो तैयार ही रहता था। कोई बात नहीं, हम कम्स की बजाय क्या कह देंगे, केम। When it came to singing a song, he was always ready. इसकी बजाय was. So present में when it comes to, past में when it came to. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। अब हम इसकी करेंगे प्रैक्टिस। स्टूडेंट्स हमारा सेंटेंस है, जब मेरी मदद करने की बात आती है यार वो कोरा जवाब दे देता है। आओ लिखिए, जब मेरी मदद करने की बात आती है when it आगे क्या आएगा बोलो, when it comes to helping me, जब मेरी मदद करने की बात आती है when it comes to helping me, वो कोरा जवाब दे देता है he gives, चलो जी ये लिख लिया, a flat refusal means फ्लैट रिफ्यूजल दे देता है, कोरा जवाब दे देता है। एक बार खुद बोलकर बताएं, when it comes to helping me, आगे जो भी टेंस है, he gives a flat refusal. Next one is, जब स्टेज पर बोलने की बात आई वह घबरा गया, ये पास्ट है। कोई बात नहीं, बना देते हैं हम when it came to, comes की बजाय हम कह देंगे came to। when it came to speaking, when it came to speak नहीं, speaking, when it came to speaking on the stage, when it came to speaking on the stage, वह घबरा गया। कैसे भी है तो हम लिख देंगे he got nervous, get nervous घबरा जाना, second form got nervous, so when it came to speaking on the stage he got nervous. One is, जब नाचने की बात आती है वह नंबर 1 है, नंबर 1 पर है, तो हम लिखेंगे when it comes to dancing, dancing, when it comes to dancing, जब नाचने की बात आती है he is, अच्छा नंबर 1 को बहुत कुछ कह सकते हैं, एक एक्सप्रेशन नोट कर लीजिए, NUMEROUNO, ये ब्रांड भी है। न्यूमेरो का मतलब होता है नंबर 1। हम अक्सर बोल देते हैं oh he is numero uno, oh this institute is numero uno in IELTS and education and आगे कुछ भी। so he is numero uno means वह नंबर 1 है। so इसे हम, इसके साथ पोजीशन भी बहुत चलता है, मैं बता देता हूं। जैसे हमने कहना हो यार उसने नंबर 1 पोजीशन हासिल की, फर्स्ट पोजीशन हासिल की, सेंटेंस में नहीं है, मैं वैसे बता देता हूं, oh he got the numero uno position, नंबर 1 पोजीशन मींस फर्स्ट पोजीशन। सो जब हमने कहना हो, जब इस चीज की बात आती है, इस काम को करने की बात आती है, तो हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं स्पोकन इंग्लिश में स्टूडेंट्स, व्हेन इट कम्स टू। जैसे हमने कहना हो जब फेवरेट एक्टर को चुनने की बात आती है, व्हेन इट कम्स टू चूजिंग अ फेवरेट एक्टर आई प्रेफर, आगे कुछ भी हो सकता है, मैं उसे तरजीह देता हूं। सो व्हेन इट कम्स टू के बाद प्लीज नहीं भूलना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। सो पिछले लेक्चर में भी बताया था, ये 2 स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें हम टू के बाद फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखते, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिखते हैं। बोलकर बताएं कौन सी स्ट्रक्चर्स, एक लास्ट लेक्चर में थी, विद अ व्यू टू, के इरादे से, खेलने के इरादे से मैं वहां गया, विद अ व्यू टू प्लेइंग आई वेंट देयर। जब खेलने की बात आती है मैं तैयार ही रहता हूं, व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग आई एम रेडी, आई एम ऑलवेज रेडी, मैं हमेशा तैयार रहता हूं। सो थैंक यू वेरी मच।